स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज कुछ बातें तो एथिक्स की होंगी और कुछ बातें उन चटपटी सुर्खियों की जो कि राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आई है। सबसे पहली खबर जो मैं आज शेयर करना चाहता हूं वो आप लोगों के कान खड़े कर देगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कुछ भी कांग्रेस के उम्मीदवार वाला एपिसोड रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिया है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जब नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार कैसे दे सकती है? तो उसने अपना उम्मीदवार दिया है जिसका नाम है NOTA यानी नोटा, और उसके पोस्टर्स भी बनाए गए हैं, उसका प्रचार भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते के वोट आप नोटा पर बटन दबाकर डालिए। इससे उनके खाते में सीट तो नहीं जाएगी, हो सकता है मोरल विक्ट्री चली जाए, लेकिन कई सारे इफ एंड बट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ राहुल अवस्थी हैं, बीके शर्मा आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, नोटा ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बटन है, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करो जीतना तो किसी ना किसी को है ही। अब उससे कम वोट हो तो बात अलग और ज्यादा वोट हो तो बात एकदम ही अलग। खैर ये कहने की बात है, नोटा ज़्यादा वोट ले आए ऐसा है नहीं, पर हाँ कांग्रेस ज़रूर ये चाहती है कि उसके जो वोट आने वाले थे वो कम से कम दर्शाए तो जा सकें कि ये बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, कम से कम ये दर्शाने की कि साहब आप वोट देने ना जाएं। इससे अगर आप विरोध दर्शाना ही चाहते हैं, जताना ही चाहते हैं, और अगर ऐसा विरोध है इंदौर में तो उसे दर्शाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। इसके साथ साथ कांग्रेस ये भी दर्शाने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरह से हमारा कैंडिडेट ही हाईजैक कर लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम दीनहीन दुखियारे हैं, हमें नोटा का साथ है। तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है, अपने आप को कहने का मतलब इमोशनल गेम है कांग्रेस की तरफ से। कितना फ़ायदा मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। मतलब आप एक बात बताओ, मैं अब जानना चाहता हूं कि आज से 6 महीने पहले तक कांग्रेस का थिंक टैंक और जो भी कांग्रेस का दिमाग था, कोई तो एक नया ऐसा दिमाग और कोई पर्सन उसमें जुड़ा है जो लिटरली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खोज रहा है। पता नहीं आप ये सोच रहे हैं स्वप्निल, पर मुझे तो ये ऐसा कोई इसमें इंटेलिजेंसी कोई आपको ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्वता दिखाई हो। हाँ, ऐसा मैं नोटा का चेहरा नहीं होता, लेकिन नोटा का मैसेज होता है। कह रहा हूँ आपको कि कोई मैसेज नहीं मिलेगा इसमें, कोई बहुत ज़्यादा वोट में। ऐसे अपने भी बीच में बहुत से ऐसे जो सेंसेशन पैदा करने वाले लोग होते हैं, मेरे साथ ऐसे कई बार कई ऐसे मिल जाते हैं, दोस्त भी होते हैं अपने। यार मैंने उसको वोट दे दिया जो सबसे नीचे था ना, जो किसी को कोई नहीं जानता, यार चलो एक बार इसको वोट डाल के आते हैं, तो इसको दे दिया मैंने। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। नोटा में भी कहीं कहीं पर पर्टिकुलर इशू बेस्ड नाराज़गी होती है कि इससे ये जो कैंडिडेट हैं ये भी है और ये भी है, इन दोनों से हमारी इस वजह से नाराज़गी है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। ऐसे कुछ सीटों पर हुआ है, और वो उसके बाद में जाके वहाँ की पब्लिक क्या अगर वो परसेप्शन होता है तब वो नोटा पे कुछ वोट ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कोई पार्टी ऐसे कि हमारा कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं है, अब आप नोटा को दीजिए कि आपका बिल्कुल टूल है, आप जो कहते हैं, आपका रिमोट आपके हाथ में, आपने कह दिया पब्लिक को, अब पब्लिक आपको वोट दे देगी वहाँ नोटा पर। कोई पब्लिक मुझे नहीं लगता कि नहीं देने वाली, लेकिन एक मैसेज जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, और फिर उस पर पोस्टर छपवाना और पोस्टर्स में नोटा को इंडिकेट करना, ये एक परसेप्शन, जो नरेटिव की जंग जिसमें कांग्रेस इस बार बढ़त लेती दिखाई दी है, उसी का मदद करने के लिए ये नोटा वाला एपिसोड ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग जरूर है, आप इसको चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो सुर्खियों में है, तभी ये इस प्रोग्राम में सुर्खियों से आगे है। बस इतना, बस यहीं तक इसका और इसमें और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि होने को तो सही कह रहा है बीके, होने को तो तभी हो गया था जब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खो दिया था और बीजेपी ने उसे हाईजैक कर लिया था। लेकिन जब कुछ नहीं है, जब कुछ करने को है ही नहीं इंदौर में, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ होना ये बताता है कि वो कुछ करने की इच्छा रखते हैं। एक फिर सूरत में भी हो, ये पर सूरत में तो चुनाव ही नहीं है ना साहब, सूरत में तो चुनाव ही नहीं है, वहाँ पे तो निर्विरोध हो गया काम। अब क्या करेंगे वो कहीं वहाँ नोटा का भी तो ऑप्शन नहीं बचा, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन जैसी चीज़ है ही नहीं। हाँ, पर इंदौर में थी, अब चूंकि थी तो उन्होंने उस पर कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की।
एक और अब देखिए एथिकल लेवल पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, एक लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है जिसे लिखा है रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, रिटायर्ड जस्टिस अजीत पी शाह जो कि सीजे रहे दिल्ली हाई कोर्ट के, और मिस्टर एन राम, ये जर्नलिज्म सर्किट से आते हैं, जाना पहचाना चेहरा है, एक बहुत प्रमुख अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने ये लिखा है कि भाई जो तमाम बड़े नेता, ये लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को, हाँ दोनों को, और उसमें ये बताया गया है कि भाई आप लोग जगह जगह जाकर बहुत सी बातें बोल रहे हैं और अगर हम उसका काउंटर सुनने के लिए दूसरे पक्ष का कोई जनसभा देखते हैं तो उसका आंसर नहीं मिलता, वहाँ से भी आरोप ही आते हैं, एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो पढ़ा लिखा जमात ये सोचता है कि भाई इन सवालों के जवाब तो मिले, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक नॉन पार्टीशन नॉन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म को चुने। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, ये इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो नॉन पार्टीशन और नॉन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, ताकि आप ये दोष ना दे सकें कि ये गोदी मीडिया है या फलाना मीडिया है। चुनाव आयोग की होगी या इस तरह की कोई स्वतंत्र एजेंसी हो जो जैसे यूएसए में होता है। हाँ, नहीं, लेकिन उनका यही कहना है कि नहीं, वही उन्होंने लिखा है कि एक ओपन डिबेट होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चंस और रेस्पॉन्स और फिर दूसरे के क्वेश्चंस और उसका रेस्पॉन्स। वो चाह रहे हैं मोदी वर्सेस राहुल, और अगर मोदी वर्सेस राहुल नहीं होता है और आप उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, वो भी फाइनल मोमेंट पर ही आकर बताएं, नहीं तो पहले तो आप ही दोनों को होना चाहिए। ये एक ब्रिलियंट आइडिया है। नहीं, पर पहले तय तो हो कि चलिए मोदी के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री फेस के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले दूसरी साइड से तय तो हो, ये तो आपको घोषित करना पड़ेगा। पर पीएम और होने वाले पीएम की तो बात ही नहीं है। पर कोई रिप्रेजेंटेटिव, अब राहुल गांधी ही क्यों, यहाँ पे तो लड़ाई शुरू होगी। ममता बनर्जी बोलेंगे साहब मैं भी होनी चाहिए क्योंकि मैं भी पीएम पद की उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले तो क्लियर हो, ये विपक्षी दल का मान लिया जाए। तो ये टेक्निकल क्या है कि जहाँ पर द्विदलीय राजनीति होती है वहाँ इसलिए वो पॉसिबल है कि केवल एक पक्ष और एक विपक्ष, वही है हमेशा। यहाँ एक पक्ष है तो 30-40 विपक्ष है। तो ऑप्शन दिया जा सकता है ना कि अगर आपने INDIA नाम का एक अलायंस बनाया है तो आप अपना एक लीडर घोषित करके भेजो, तो ऑप्शन ही मिलेगा। हो सकता है राहुल से बेटर अखिलेश यादव बोलते हैं, अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव से बेटर कोई और बोलता होगा, तेजस्वी यादव आजकल फुल फॉर्म। चलिए ये मान लिया जाता है कि ऐसा कुछ होता है, तो ये ओपन फोरम पे डिबेट की बात है। ओपन फोरम पर हमने डिबेट देखे हैं जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में होते रहे यूएसए में, और कई बार हमने ये भी देखा है कि उनका स्तर कहाँ तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ बात तू मैं तक पहुँच जाती है, और कई बार तो हमने देखा व्यक्तिगत छीटाकशी तक पहुँच जाती है। जो डिबेट करवाने वाले संचालक होते हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल होता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अब ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर तटस्थता कोई पैमाना हो तो वो कर ले, वरना अपने आप को दूध से धुला वो कौन सा व्यक्ति लेकर के आएगा जिसके पीछे लांछन नहीं लग जाएंगे। दिक्कत ये है उस डिबेट को कराने की हिंदुस्तान में। एक इसको स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं? बहुदलीय जहाँ व्यवस्था है वहाँ पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि एक तरह से विपक्ष में जो भी आके बैठ गया वो अपने आप ही वो उम्मीदवार हो गया, चाहे वो अघोषित है, मतलब घोषणा उसकी अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने जब क्योंकि पक्ष में तो जो सरकार है उसमें तो प्रधानमंत्री है सामने, एक चेहरा है, ठीक है। अब जो भी उसको फेस करेगा तो बहुदलीय व्यवस्था में ये शायद संभव नहीं है। और नहीं, वैसे सियासत हर सवाल का जवाब घुमा फिरा के दे सकती है, हमने संसद में देखा है। पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस के भी किस तरह के जवाब मिलते हैं हमें पता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जो मुद्दे चल रहे हैं, अगर मैं उसको पिन पॉइंट करूं, जैसे कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो, उस पर रेस्पॉन्स नहीं, 2 मिनट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तो आप रेस्पॉन्स दोगे, दूसरा आपको सबूत भी देने होंगे ना अपने क्वेश्चंस को बैक करने के लिए। मैं इसको इस दूसरी तरीके से देखता हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में करना है तो क्योंकि वो जजेस रहे हैं उनको पता है, वो इनिशियल थॉट है, पकाया जा सकता है अगर अच्छा है। मैं बताता हूँ, अगर वो जजेस है तो अगर वो क्रॉस क्वेश्चन के तैयार हो तो मेरा क्वेश्चन है उनसे, क्या वो एक दिन में बैठ करके दोनों पक्षों को सुन के फैसला दे सकते थे? क्या नहीं देते थे। वो डेट्स देते थे, क्यों देते थे? क्योंकि वो एक दूसरे पक्ष को प्रिपरेशन का मौका देते थे कि वो तैयारी करके आए। समय मजेदार भाषणों की जगह कुछ ठोस जवाब भी तो मिलेंगे। ठोस जवाब मिलेंगे, ठोस जवाब आप, अरे ठोस जवाब कैसे मिल सकते हैं? और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें ये है कि आप किसी की बोलने की क्षमता के आधार पर ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो देश का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री होगा? ये तो तय नहीं किया जा सकता। उसके बोलने की क्षमता, उसकी वाक्पटुता, इसका पैमाना नहीं हो सकती। उसको काम करने का उस एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे काम कर सकता है, या फिर वो कितना एक्सटेम्पोर हो, उस समय उसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता है कि बाद में आए। वो तैयारी के साथ आओगे, आप लिख के लाओगे, आपको सबूत दिखाने होंगे। दूसरा बात यह है कि आप जिससे जो डिबेट वो करते हैं वो सीधा, फिर अगर उस दिन आपने मात खाई है तो आपने अपने मजे से मात खाई है। नहीं, आप उस दिन आप जिससे डिबेट करें वो सीधा प्रधानमंत्री है। आप प्रधानमंत्री के लिए डिबेट होती है वहाँ, ठीक है ना, पोस्ट यहाँ नहीं होती, यहाँ MP होता है
और एमपी के बाद में वो प्रधानमंत्री उनका विधायक वो उनकी संसदीय दल पर मुद्दों की क्लैरिटी का क्या बीक है जब प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी का नाम लेते हैं? नहीं, 2 सेकंड मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी अंबानी अडानी का नाम लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो उन पर भी है ना? तो आप इस तरह की बातों पर ठोस वहां पर अपनी बात रखो, आपको बताओ आपके पास क्या था क्या नहीं है, किस आधार पे कह रहे हैं आप? वो संगठन के तौर पर एक तरह से ये हुआ कि इसमें प्रधानमंत्री नहीं तो जो संगठन है, जो राष्ट्रीय संगठन है, आप उनका अध्यक्ष हैं या कोई भी वो आए, फिर वो साधारण पराठा, देखिए साधारण पराठा तो मिलेगा, लच्छा पराठा ना मिले। हाँ, पर इसका एक तरीका हो सकता है। देखिए भारत में पौराणिक व्यवस्था है, शास्त्रार्थ की पौराणिक व्यवस्था है। दो दल आमने सामने बैठे और वो अपने तरफ से जो 10 मेंबर्स लेकर के आने हैं वो 10 लेकर के आए, आप सामने 10 मेंबर्स बैठे और अपने अपनी विधाओं में जो भी हो पूरी तैयारी के साथ बैठे हों। और ऐसा मुस्लिम लिटरेचर में भी हम देखते हैं, लिटरेचर में नहीं, खासतौर पे जब हम देखते हैं कुरान को लेकर के और किसी बात को लेकर के या हदीस को लेकर के कोई मतलब निकालना होता है, तब दो अलग अलग पक्ष बैठ करके, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जब वो उनका पक्ष उसका मतलब निकाल रहे होते हैं तो वो दोनों तरफ से उस किताब को रेफर करते हैं कि आप वहाँ पढ़िए। तो ऐसे एक कह सकते हैं कि तरीका बनाया जा सकता है, सामने दो लोग बैठे पूरी तैयारी के साथ में, और ये पार्टी स्तर पे हो जो मैनिफेस्टो जारी कर रहा हो। आप प्रधानमंत्री के स्तर पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बीके बिल्कुल सही करेंगे, तरीका तो सही हो सकता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में आप ठीक है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनाओ। जैसे मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को बीजेपी ने चुन लिया, सुप्रिया श्रीनित को कांग्रेस ने चुन लिया, या फिर हम और आगे जाएं, बीजेपी ने कंगना रनौत को चुन लिया और INDIA की तरफ से तेजू भाई चले गए। आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप एक तय फॉर्मेट कर लो, इशू डिसाइड कर लो, उस इशू का फेस चुन लो जिसमें आपको अपने पक्ष की बातों के लिए सबूतों के साथ आना है। ये भी बात देखिए, ये भी बात मजेदार है कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की जो परंपरा US में है, वहाँ ऐसा नहीं कि एक ही डिबेट होती है, वहाँ मेरे ख्याल से जहाँ तक वहाँ मल्टीपल डिबेट्स होती है, शायद 3 या 4 डिबेट्स होती हैं, और वो सारी डिबेट्स अलग अलग राउंड्स में होती है, अलग अलग जगह। और एक डिबेट तो ऐसी होती है जो इन सारे सिस्टम से अलग है, जहाँ पे वो कहना चाहिए बड़ी हंसी ठिठोली के साथ में वो सारी चीज़ होती है, ठीक वैसे जैसे अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बिल्कुल कैजुअल, कोई किसी के ऊपर कुछ भी कह सकता है और उसका बाहर निकलने के बाद कोई मतलब नहीं है। मैंने ये जब बड़ी क्लोजली डोनाल्ड ट्रंप का और इनका जो इलेक्शन था बाइडेन का, जब मैंने वो फॉलो किया तब मैंने उस डिबेट को देखा बड़े पास से, क्लोजली। हिलरी का देखा था मैंने, भाई उसका कोई सानी नहीं है। अच्छा, उन डिबेट्स में आप देखो, ये अपने पक्ष की बातों को लेकर आते हैं, इनके पास डेटाज होता है, इनके पास सबूत होते हैं और इनके पास बातें होती हैं, और अगर इनका कोई असम्पशन भी है तो उसके पीछे वो एक आधार बताने की कोशिश करते हैं। हिलरी क्लिंटन का स्पीच बहुत जोरदार था। मैं डिबेट्स की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, जब मैं हिलरी क्लिंटन तो खैर फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, और जब अगला बाइडेन के साथ में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स थे, मैं मानता हूँ बाइडेन हर डिबेट के अंदर ट्रंप के सामने टिक ही नहीं पाए थे। लेकिन क्या वो आधार बना? नहीं बना। जीता कौन? बाइडेन जीते, डेमोक्रेट्स जीते, रिपब्लिकन्स वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो वो डिबेट्स जो थे, अगर डिबेट्स की वजह से ही किसी का जीतना या हारना तय हो रहा होता, तब तो फिर आउटराइट विक्ट्री होनी चाहिए थी ट्रंप की, क्योंकि बाइडेन ऐसी कंडीशन में आप पीठ भी तो नहीं दिखा सकते। अगर डेट तय है, वेन्यू तय है और सारा प्रोग्राम तय है, तो आप पीठ तो नहीं दिखा सकते। अब जैसे संसद में तो होता है ना कि आप अपनी बात रखकर वॉक ओवर करके चले गए, या आपने वॉकआउट कर दिया, वो नहीं हो पाएगा ना। वो फिर तो क्या, डिबेट तो यहाँ हिंदुस्तान से ज़्यादा डिबेट कहीं होती नहीं है, और आप तो एक्सपर्ट हैं, आप रोजाना कर रहे हैं। अगर उसका संवैधानिक, हाँ आज अगर उसमें संवैधानिक उसका कोई प्रावधान नहीं है और उस डिबेट का कोई मतलब नहीं है, सरकार बनने में उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर वो उसी तरह की डिबेट है। सारे चैनल्स, मीडिया या जनरल आप थोड़ी पे बात करते हैं, क्योंकि वो जो जूरी होनी चाहिए जो इसके पास, नहीं, ये नॉन जूरी है, ये नॉन जूरी है, इसमें जूरी जनता है, वो देखेगी। आपको कोई बड़ा लवाजमा जैसे बड़े बड़े चैनल्स करते हैं डिबेट्स के लिए कि भीड़ बिठा ली है, और वैसा कुछ नहीं है। ये मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि ये टॉपिक किस हद तक राजनीतिक दलों को डरा रहा है। मैंने डिबेट के गेस्ट के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर्स दोनों ही दलों के उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि आज मैं इस टॉपिक पर डिबेट करने वाला हूँ, और दोनों ही एंड से मेरे को दोबारा भी कॉल आए कि भाई सामने से कौन आ रहा है, उस हिसाब से हम भी चुनेंगे। तो ये थॉट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना हलचल की शुरुआत है। आप इसको एक नोटबंदी जैसा फैसला मान लो, जो उस समय तो नहीं समझ में आ रहा है, बाद में फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। हाँ, और मेरा इसमें एक चीज़ माननी है कि मज़ा बहुत आएगा, मज़ा तो बहुत आने वाला है। और अगर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स या फिर जो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल डिबेट्स हो, प्रेसिडेंशियल चुनावी चर्चा बोल दो, भी चर्चा कहते कोई भी,
इसमें जो वित्त मंत्री को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही और क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव प्रचार में बहुत सारा करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो उसमें ये नहीं कि चुनाव प्रचार नहीं होगा बीके, चुनाव प्रचार तो अपनी जगह होगा, है ना। ये तो एक नई व्यवस्था है जो उस बीच कर दी जाएगी। लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर ये जो भी जिस तरह का डिबेट आप जो भी नाम दे दें, अगर ये डिबेट्स होते हैं पर अटल जी जैसा कोई नेता होता है, वैसे तो होना नहीं है, अटल जी एक ही बार होते हैं, अगर अटल जी जैसा कोई नेता होता है और वैसी वाकपटुता का धनी होता है तो फिर आप समझ लीजिए उनको कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसे डिबेट्स तो वो चाहेंगे कि हो। और वैसे भी आज की डेट में अगर आप ऑडिटर्स को काउंट करते हैं तो बेटर ऑडिटर्स किस पार्टी में है ये सभी को पता भी है। बहरहाल ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच गया है, बाकी टॉपिक्स के लिए कम समय बचेगा। रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया। एक बार फिर मैं थोड़ा सा मैं एथिकल पॉलिटिक्स से इतर फिलहाल खबर बता रहा हूँ। कांतिलाल भूरिया ने ये कहा है कि अगर किसी की 2 वाइफ हैं तो हम 2 लाख सालाना देंगे, वादा कर दिया कांग्रेस की तरफ से। हालांकि ये न्याय पत्र में नहीं था, अब इसमें कितना न्याय है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है। जिस समाज के लिए कांतिलाल भूरिया काम करते हैं, खासकर एसटी वर्ग, आप उसमें देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी 2 वाइफ्स हैं और वो संवैधानिक भी है। ऐसा नहीं है कि वो असंवैधानिक है, कुछ नियम उनके पक्ष में भी व्यवस्थाएं जाती हैं। बाबूलाल खराड़ी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब ऐसे में संवैधानिक तो कोई प्रावधान ऐसा है नहीं ना, तो इसको आप ये बिल्कुल है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ मेरा होम टाउन है उसके आसपास भी, वहाँ कई लोगों की 2 महिलाएं हैं और उनको बीवियां बोलिए, महिलाएं क्या है, बीवियां हैं और उन्होंने पूरे जीवन उनके बीच में कोई ऐसा टकराव भी नहीं होता। लेकिन अब इनको 2 लाख रुपए देना नैतिक रूप से मुझे लगता है कि बहुविवाह को एक बढ़ावा देना है। तो सामाजिक रूप से भारत जैसे जो जनसंख्या से हम पहले ही एक संघर्ष कर रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या, हम चीन से आगे निकल गए हैं, ऐसे में ये उसके खिलाफ जरूर है नैतिक। हिंदू 7.8% घटे लेकिन ठीक है। पर एक चीज़ और है, अब देखिएगा आप राजस्थान में तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लड़कियां मिल नहीं रही शादी करने के लिए। अगर आप बाईगमी को इस तरीके से प्रमोट करेंगे, मुझे लगता है कि फिर तो ये होगा एक व्यक्ति की 2 हो गई, फिर वो सामाजिक ढांचा ताना बाना पूरा बिगड़ता हुआ इस लिहाज से दिखाई देता है, कईयों के पास एक भी नहीं होगी और फिर वो लड़ाई शुरू होगी कि साहब अब किस तरीके से व्यवस्था बढ़ाएं। आज भी जो गर्ल टू बॉय रेशियो है उसमें आप देखिए लड़कियाँ कम हैं, जब तक वो ज़्यादा नहीं हो। कुछ इलाके हैं जहाँ बेटर हुआ है, जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हुई हैं। अब ये बाईगैमी को प्रमोट करने वाला स्टेटमेंट है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है ये एक क्षेत्र विशेष और समाज विशेष से जुड़ी हुई चीज़ है और पर वो 2 लाख रुपए देकर के अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। परिवार जैसा ढांचा है वैसा ही होना चाहिए और अगर किसी को 2 के साथ वो रह भी रहा है और उसका समाज उसको अलाउ कर रहा है तो ठीक है, वो उनके समाज में चलता होगा, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए जिस तरीके से किया जाए। अब मेरे पास 2-3 खबरें और हैं, समय कम बचा है तो मैं दोनों तीनों खबरें एक बार बता देता हूं और आप जिस पे बोलोगे उस पर बात करके फिर इसको हम खत्म करेंगे। एक तो केजरीवाल, जिन्हें 1 जून तक का अंतरिम जमानत उन्हें मिली हुई है, इस पर हम बात कर सकते हैं। साथ ही हम बात कर सकते हैं मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देना चाहिए। एक ये टॉपिक है। दूसरा, बीजेपी ने केएल शर्मा को पर वार करते हुए क्लर्क वाला एक बयान दिया जिस पर केएल शर्मा ने कहा कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे पर मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए कोई जवाब नहीं दूंगा। जो ऐसा कह रहे हैं उनको परिवार ने जो भी संस्कार दिए हों वो उस पर बोलते रहे। एक तो ये, और एक है बाबा रामदेव का, थोड़ा सा कांग्रेस साइड झुके हुए वो एकाएक नजर आने लगे हैं। इन 4 टॉपिक्स में से किसको पकड़ लिया जाए? अय्यर वाले बयान पर मैं बोलूंगा कि जैसा उन्होंने चलो टॉपिक सिलेक्शन हो गया। हाँ, सम्मान देना चाहिए उसका। मैं बस छोटा सा एक कि मुझे लगता है कि मणिशंकर को हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए क्योंकि वहाँ ये है उनको सम्मान, वो वहाँ जाके अपने तो पाकिस्तान के पास परमाणु बम और फिर मणिशंकर अय्यर 2 हो जाए। मणिशंकर अय्यर 2, मुझे वहाँ इस तरह पॉलिटिशियंस की कमी भी है, कुछ तो जेल में है और कुछ जेल में जाने के रास्ते पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें हैं जिसके पहले ये सबक सीखे नहीं है, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। देखिए इंटरेस्टिंगली मैं एक बात बोलूं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, कोई सिरफिरा आया तो हम पर इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आप मान रहे हो ना? तो आपने टिकट तैयार करवा ही दिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई सिरफिरा
मैं किसी को सिर पे चुटकी है इसलिए आप दिल पे न दिल पे ना ले। पर जो कुछ भी कहा गया है डरने वाली बात, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल ही कांग्रेस ने एक बड़े नेता से पल्ला झाड़ा है ना, और उनसे कहा साहब कि उनका जो है इस्तीफा था वो एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है एक और नेता है जो बहुत जल्द जिनका इस्तीफा एक्सेप्ट होने वाला है। चुनाव चल रहे होते हैं, चुनाव के बीच पता नहीं कहाँ से एक ऐसा स्टेटमेंट निकल करके आता। पाकिस्तान को की बात कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था और क्यों करनी चाहिए थी? कई लोग तो अब ये पूछना शुरू करेंगे, मणिशंकर अय्यर जी क्या आपके पास कोई बीजेपी से फोन आता है या आपका बीजेपी से कोई लगाव है कि रह करके आप ऐसी बातें करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सूट करती है उनका प्ले फील्ड में? ये इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं क्रिकेट मैचेस खेलता था और मेरी टीम से कोई प्लेयर अगर 1 या 2 कैच छोड़ दे तो मैं उसको सबसे पहले यही कहता कि तू उस टीम से खेल रहा है, हमारी टीम हम 10 प्लेयर से खेल रहे हैं। ये कैच छोड़ना नहीं है। कैच तो चलिए किसी बटरफिंगर्स हो गई, किसी भी तरीके से छूट जाता है। ये तो नो बॉल फेंकना है, और वो भी बिना किसी वजह के नो बॉल फेंकना है। या इसको हम ये बोल सकते हैं कि जब आपको फ्री हिट मिली है तो आप वेल लेफ्ट कर रहे हो ये भी हो सकता है ना बीके। मणिशंकर अय्यर का मतलब पार्टी, मुझे लगता है कांग्रेस कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए किसी को भी। मैं इस तरह की बयानों का मैं कभी भी पैरवी नहीं करता, और तो किसी को भी कि अगर वो किसी धर्म या संप्रदाय या इस तरह की बातें उनके खिलाफ बोले कि वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन मणिशंकर अय्यर को जो जिस तरह लोकसभा के चुनाव हैं, आप बातें कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, आप सरकार को घेरिए, 10 साल का उनका शासनकाल है, एंटी इनकम्बेंसी पैदा कीजिए आप मुद्दों के। आप इसमें पाकिस्तान को बीच में ला के आप नुकसान पहुंचाते हैं हमेशा से, और अपनी पार्टी को, कांग्रेस को। इनको मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को ही समझाना चाहिए उनको। लेकिन चूंकि चलते चलते केजरीवाल पर आप बोलना चाहते थे कुछ, आप बिल्कुल, जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। बहुत बड़ी आपको बदलाव होते हुए दिखाई देंगे कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि हमने देखा था जब बाबा रामदेव को भी जोड़ लेता हूँ, बदलाव दिखा बाहर आएंगे। उनको तो वक्त ही 1 तारीख तक का चाहिए, 1 तारीख तक के से ज़्यादा का वक्त चाहिए नहीं। उसके बाद तो उनको जो करना है वो इसी पीरियड में करना है। और यहाँ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली के अंदर केजरीवाल पहुंचाने की। कर क्या सकते हैं? उनको शराब नीति केस पर कुछ बोलना नहीं है, चुनाव प्रचार वो कर सकेंगे, नए निर्णय वो ले नहीं सकते। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है ये। मोरल विक्ट्री इस लिहाज से जो सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप तब कहाँ थी ईडी? 1.5 साल तक ईडी कहाँ थी? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी, 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, भारतीय राजनीति में हमेशा ऐसे रहा, चाहे उनके जीवन काल में वो बहुत विवादित रहे हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, लेकिन अगर वो उनकी डेथ हो जाती है किसी नेता की, तो उनके पुत्र को, पुत्री को सिंपैथी वोट वो अपने आप जीत जाते हैं, चाहे उनका जो राजनीतिक कार्यकाल कोई बहुत उपलब्धियों वाला नहीं रहा है। तो केजरीवाल सिंपैथी INDIA के लिए थोड़ा ना लाएगा, वो सिर्फ AAP के लिए लाएंगे। तो केजरीवाल को यहाँ बेनिफिट, केवल कुछ नहीं कहना, उनको फायदा होगा। यहाँ जो जिस तरह का भारतीय राजनीति का असल में केजरीवाल बनना है, बस वो मफलर लगाना है, टोपी पहननी है और जाकर के कहना, और उनको अपने अंदाज में 2 भाषण कर देना कि मैं प्रताड़ित था और मुझे इतना प्रताड़ित किया गया है। आपने देखा केजरीवाल की राजनीति प्रताड़ित से शुरू होती है और प्रताड़ित होने के लिए उनको हमेशा लोगों की तरफ से सिंपैथी मिलती रही है। ये एक और बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज जो केजरीवाल के साथ और AAP के साथ में जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।